आज 16 दिसंबर है और आज से ठीक 51 साल पहले पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। लिहाजा जब भी 16 दिसंबर आता है तो पाकिस्तान का हर जी शऊर पाकिस्तानी उसकी आंखों से खून के आंसू निकलते हैं, उसका दिल रोता है। तो आज भी मेरी क्लास के लोग इन सब का दिल रो रहा होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि हमने 1971 का सानहा तो देख लिया, सवाल यह है कि क्या हमने उससे कुछ सीखा? मेरा नहीं ख्याल कि हमने कुछ उससे सीखा होगा, क्योंकि 1971 के बाद पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए था और अपनी पुरानी गलतियों से बेशुमार सबक सीखने चाहिए थे। लेकिन दिन ब दिन, हर गुजरते दिन के साथ साथ हम 1971 से बहुत पीछे चलते जा रहे हैं। यानी वो मसाइल जो 1971 में पाकिस्तान में थे, आज 2022 में अगर हम उनके साथ कंपैरिजन करें तो आज उनसे कई ज़्यादा गंभीर मसाइल का शिकार है ये पाकिस्तान। आज हम तारीख़ के उस अलमिये से बहुत आगे जा चुके हैं। बजाय इसके कि हम तरक्की करते, हालात को ठीक करते, ये जो बचा कुचा पाकिस्तान है उसको ठीक कर लेते, लेकिन बदकिस्मती से हम इस बचे कुचे पाकिस्तान को भी बचाते हुए नज़र नहीं आ रहे। आज अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान को बहुत ज़बरदस्त किस्म के ट्रैक पे चल रहा है, तो मेरा ख्याल ये है कि हम झूठ बोलेंगे, अपने आप से भी और पूरी दुनिया से भी। मैं बाज़ औक़ात देखता हूँ कि इस पूरे रीजन के अंदर हम अगर ईस्ट से वेस्ट, पूरा रीजन जो है साउथ ईस्ट एशिया, इस पूरे रीजन का अगर हम एनालिसिस करें तो पाकिस्तान से पीछे सिर्फ अफ़गानिस्तान रहेगा। और अफ़गानिस्तान भी अगर अपने 1-2 साल तक इस किस्म की स्टेबिलिटी वहाँ पे पैदा कर ले जैसी आज है, तो आप यकीन करें कि 2-3 साल बाद अफ़गानिस्तान भी हमसे आगे निकल जाएगा। तो ये अलमिया नहीं है? क्या ये दुख की घड़ी नहीं है? लिहाजा हमें सोचना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान अपने 76 साल पूरे कर चुका है, लेकिन इन 76 बरसों में हम वहाँ चले गए हैं जहाँ हमें अपनी सर्वाइवल का बहुत बड़ा इशू बन गया। तो हम अगर पिछले 75 साल के मसाइल को इकट्ठा करें तो बदकिस्मती से पाकिस्तान आज उन तमाम मसाइल के नरक़े में है। हम फंसे हुए हैं उसके अंदर, और बड़ी बुरी तरह फंसे हुए हैं हम अगर जल्दी हम अगर आज के इशूज़ का अंदाज़ा लगाएं तो सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान की इकॉनमी है। पाकिस्तान के IMF के साथ डायलॉग जो है वो नहीं चल रहा है, डेडलॉक का शिकार हो गया है। हमने बाहर से उम्मीदें लगा रखी थी, हमें बाहर से कोई पैसा नहीं मिला। बाहर से रेमिटेंस आती थी पाकिस्तान में, वो तेज़ी से डिक्लाइन कर रही हैं। हमारे जो रिजर्व्स थे अब वो बिल्कुल उस लेवल पे आ गए हैं कि जिससे हम 2 महीने भी नहीं गुजार सकते। लिहाजा बाहर से डॉलर नहीं आ रहे, बाहर से हमें सपोर्ट नहीं मिल रही, बाहर से हमें इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही, बाहर से हमें रेमिटेंस नहीं मिल रहे, और बाहर से जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जिनके साथ हमने कमिटमेंट की थी वो हमने पूरी नहीं की। लिहाजा वहाँ पर भी डेडलॉक है। लिहाजा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त माशी है। पाकिस्तान शदीद माशी गर्दाब का शिकार है। इसके बाद मैशत के बाद जो दुनिया का सबसे बड़ा इशू होता है वो जंग होती है, लड़ाई होती है, और हम बदकिस्मती से इस वक्त जंग के धाने पे भी खड़े हैं। एक साइड से इंडिया की तरफ से यलगार बढ़ती चली जा रही है, प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, दूसरी तरफ से अफगानिस्तान का बॉर्डर भी खुल गया। लिहाजा पाकिस्तान में पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि दोनों बॉर्डर्स की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आ रहा है, और पाकिस्तान इस बॉर्डर पे भी लड़ रहा है और उस बॉर्डर पे भी लड़ रहा है। लिहाजा अब दोनों साइडों से जंग के बादल पाकिस्तान की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, और मुझे यूँ महसूस होता है, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे और मेरे मुंह में खाक, हम अगर इस सूरत हाल को अगर हमने कंट्रोल ना किया तो शायद फरवरी में पाकिस्तान किसी बहुत बड़ी जंग का शिकार हो जाए। लिहाजा हमें अभी से इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। और जो तीसरा जो बहुत बड़ा अलमिया पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जन्म ले रहा है वो सियासी है, यानी सियासी अदम इस्तेकाम है खौफनाक हद तक। यानी सियासतदान एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई कोलिशन गवर्नमेंट बनी हो और उस गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्रियाँ आपस में तकसीम कर लिया हो और हर मिनिस्ट्री का दूसरी मिनिस्ट्री के साथ कोई ताल्लुक रब्ता ना हो। तो ये जो कोलिशन है इसमें कुछ मिनिस्ट्रीज़ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने रख ली हैं, और वो जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो दूसरी मिनिस्ट्रीज़ के साथ रब्ता करना, ताल्लुक बनाना, उनके साथ डायलॉग करना तक पसंद नहीं कर रहा। कुछ मिनिस्ट्री जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने पास रख ली हैं, कुछ मिनिस्ट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास हैं, कुछ मिनिस्ट्रीज़ काफ लीग के पास हैं। इस तरह इन तमाम सेगमेंट्स को देखें, MKM को देखें, बाकी सब को देखें, तो सब ने अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज़ अपने काबू में रख ली हैं, और उनके सेक्रेटरीज़, उनके जो जॉइंट सेक्रेटरीज़, उनके एडिशनल सेक्रेटरीज़, उनके डिप्टी सेक्रेटरीज़, उनके असिस्टेंट सेक्रेटरीज़, उनके महकमे के अंदर जो लोग हैं वो सारे के सारे उन्हें अपने लगाए, और वो सारे डिसीजन जो हैं वो खुद करते हैं, और उन डिसीजंस का दूसरी मिनिस्ट्रीज़ को पता भी नहीं होता। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो पूरी की पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, और फॉरेन मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है ये इकनॉमिक मिनिस्ट्री को नहीं पता, फाइनेंस मिनिस्ट्री को नहीं पता।
और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिसीजंस हैं उसका आईटी मिनिस्ट्री को नहीं पता, और इन सब के डिसीजन जो है वो हाउसिंग एंड वर्क्स की मिनिस्ट्री को नहीं पता। लिहाजा ऐसा खौफनाक किस्म की रिफ्ट जो हुकूमत के अंदर है, जो मिनिस्ट्रियल लेवल पे है, वो खौफनाक तरीके से पाकिस्तान में सामने आ रही है। बाकी इमरान खान साहब इस गवर्नमेंट के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, उनको चोर समझते हैं और ये उनको चोर समझते हैं, लिहाजा दोनों चोर जो हैं एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। लिहाजा जो सियासी पोलराइजेशन है उसका आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि रोज़ एक डेंट डाला जाता है पूरे सिस्टम के ऊपर, और उससे ज़ाहिर प्रॉब्लम फिर कितने पड़ रहे हैं। और चौथी चीज़ जो बड़ी खौफनाक है वो ये है कि इस सारे बहरान से हुकूमत ने निकालना होता है, रियासत ने निकालना होता है। अब लेकिन रियासत ही अगर छोटे छोटे पैटीज इश्यूज़ में उलझी रहेगी और उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो मैशत को देख सके, वो बिज़नेस को देख सके, वो लॉ एंड ऑर्डर को देख सके, वो जो दोनों बॉर्डर्स हैं वो उनको देख सके, जो इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको देख सके, तो जब गवर्नमेंट अपने लोकल इश्यूज़ में उलझी होगी, रियासत अपने लोकल इश्यूज़ में उलझी होगी, तो बाकी चीज़ों को कहाँ उसके पास टाइम होगा कि उन्हें टैकल कर सके। लिहाजा एक ये बड़ा खौफनाक बहरान है। और पाँचवा जो बहुत बड़ा खौफनाक बहरान है कि पाकिस्तान की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, 23 करोड़ लोग हम हो चुके हैं, लेकिन ये 23 करोड़ लोग सारे के सारे नकम्मे भी हैं। यानी हमारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हर साल 45 लाख के करीब नौजवानों को तैयार करके उनकी जेब में एक सनद डाल के, एक सर्टिफिकेट डाल के उन्हें मार्केट में फेंक देती है, और उन 45 लाख लोगों में से किसी को CV लिखना नहीं आता। अगर किसी से पूछा जाए कि आप बेटा काम क्या कर सकते हो, तो किसी को कुछ काम नहीं आता होता। चंद दिन पहले मेरा दोस्त अपने बेटे को मेरे पास लेके आया, उसका बेटा मैकेनिकल इंजीनियर था, तो मैंने उस बेटे से पूछा कि बेटा ये बताओ कि क्या आप अपना मोटरसाइकिल खुद ठीक कर सकते हो, या आप अपनी गाड़ी खुद ठीक कर सकते हो? उसने कहा मैं तो नहीं कर सकता। तो मैंने कहा फिर इस इंजीनियरिंग का क्या फ़ायदा कि जो आपको मिस्त्री के लेवल से भी नीचे ले जाते, जबकि आपको तो पूरी गाड़ी बनानी चाहिए। तो बच्चे ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया, उसने कहा जी मैंने तो मैनेज करना है चीज़ों को, मैंने तो लोगों से काम करवाना है। तो फिर मेरा उससे सवाल ये था कि अगर एक काम आपको आता नहीं है तो आप दूसरे लोगों से करवाओगे कैसे? तो इसका जवाब उसके पास कोई नहीं था। लिहाजा ये देखें कि मेडिकल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं, वहाँ से जो लोग लेकर निकल रहे होते हैं वो किसी का इलाज नहीं कर सकते। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से जो लोग निकल रहे होते हैं वो ना अपनी वायरिंग कर सकते हैं, ना अपनी गाड़ी ठीक कर सकते हैं। और जो IT से रिलेटेड लोग होते हैं वो खुद जॉब तलाश कर रहे होते हैं, जबकि उन्हें काम करना चाहिए। आप मास्टर ऑफ बिजनेस जो हैं, MBA जो स्टूडेंट हैं, उनसे पूछें भाई आपने तो मास्टर किया बिजनेस में, आपको तो बिजनेस करना चाहिए, तो वो अपना CV उठा के फिर रहे होते हैं जॉब्स के लिए। तो ये एक खौफनाक बहरान है कि 23 करोड़ लोग हैं, और इन 23 करोड़ लोगों का बोझ 1 करोड़ लोगों पे है जो काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में 22 करोड़ लोग नाकाम हैं, और इन सब को किसने ट्रेंड करना था, किसने इनको इस काबिल बनाना था कि ये अपना नान नफ़का खुद चला सकें? ज़ाहिर रियासत के पास टाइम ही नहीं था। लिहाजा वो 23 करोड़ लोग जो इस वक्त गलियों के अंदर फिर रहे हैं, उनके पास कोई हुनर नहीं, और वह सब सरकार की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं। और उसमें अब करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग भी हैं कि जिनके हाथ फैले हुए हैं, और वह सही लोगों का मुखैर रात का इंतज़ार कर रहे हैं कि उधर से कुछ ना कुछ पैसे आ जाएंगे तो फिर हम अपना नान नफ़का चला लेंगे। और ये इस सूरत हाल, ये सारी सूरत हाल, तो ये एक आइडियल सूरत हाल है इस मुल्क को बर्बाद करने, इस मुल्क को तोड़ने की। तो अगर हम आज नहीं संभलते तो आप यकीन करें कि कल फिर हमारे हाथ से निकल जाएगा। अब मैं मुख्तलिफ व्लॉग्स देख रहा हूँ, मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स देख रहा हूँ, मुख्तलिफ अखबार पढ़ रहा हूँ, पाकिस्तान के मुख्तलिफ तजियाकारों की गुफ्तगू सुन रहा हूँ, हर आदमी इन मसाइल का जिक्र कर रहा है। ये सही है, इसमें कोई शक नहीं, मसाइल हैं और हमें मानना पड़ेगा, लेकिन हल कोई नहीं दे रहा। तो हमारा जो आज व्लॉग है उसमें मैं 5 हल तजवीज़ करना चाहता हूँ। मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट को या पूरे सिस्टम को इन हल्स की तरफ जाना चाहिए, इन सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए। अगर हम इन सॉल्यूशंस की तरफ चले जाते हैं तो हम कम से कम ये जो स्लाइड्स हो रही है हमारी, वहाँ से हम रुक ज़रूर जाएंगे, और रुकने के बाद फिर ज़ाहिर वापसी का सफ़र शुरू हो सकता है। तो मेरी तरफ से जो पहला हल है वो ये है कि खुदा के लिए इकट्ठे बैठ जाएं। आप कोई एक बड़ा बन जाए। फौज ने अपने आप को न्यूट्रल कर लिया है, वो एपॉलिटिकल है, आप एपॉलिटिकल ही रहें, लेकिन डायलॉग तो करवाएं, क्योंकि ये जो गंद है अल्टीमेटली उसमें आपका बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आप अपने आप को माइनस करके साइड पे कैसे रख सकते हैं सूरत हाल में? तो आपको चाहिए कि आप दरमियान में आएँ, एक बड़ा डायलॉग करें, और वो डायलॉग ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, 15 दिन तक मुहित होना चाहिए। 15 दिन में सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा बिठा के किसी एक बड़े एग्रीमेंट पे तैयार करें, और फिर उससे कहें कि जो शख्स इस एग्रीमेंट को वायलेट करेगा उसकी जान नहीं बचेगी। उसके साथ हम बड़ा टका के उसके साथ एक सलूक किया जाएगा पाकिस्तान में, जिसको वो और उसकी नस्लें याद रखेंगी।
लिहाजा एक बड़ा ग्रैंड डायलॉग जो है वो इस वक्त ज़रूरत है पाकिस्तान की, और अगर आप वो नहीं करते तो फिर ये पाकिस्तान नहीं बच सकेगा। और मैं आज 16 दिसंबर को ये बात कर रहा हूँ आपसे। लिहाजा आपको चाहिए कि आप इन सबको बिठाएं। एक ग्रैंड डायलॉग ही पाकिस्तान को बचा सकता है और उसमें हर चीज़ इन ब्लैक एंड वाइट हो, किसी के पास कोई इम्यूनिटी ना हो, कोई एमनेस्टी ना हो, कोई किसी को कुछ ना दे सकता, और वो जो डॉक्यूमेंट हो वही सब कुछ फैसला करे, और उस फैसले के अंदर हर शख्स को रहना चाहिए उसी दायरे के अंदर। तो पहला हल तो ये है। दूसरा हल ये है कि तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इनके अंदर डिग्रियां देना बंद करें, इन सब में स्किल्स लेके आएँ। यानी आप ये फैसला कर लें कि अगर कोई शख्स डिग्री लेके यूनिवर्सिटी से निकलेगा तो वो उस काम का एक्सपर्ट होगा, उसे फिर किसी इंटर्नशिप की ज़रूरत नहीं होगी, वो अपना काम खुद स्टार्ट करेगा। लिहाजा आप डिग्री ओरिएंटेड एजुकेशन से बाहर निकल जाएं, आप स्किल ओरिएंटेशन की तरफ आएँ, और उसके लिए अगर आपको कोई सेंटर्स बनाने पड़ते हैं, नए कॉलेजेस क्रिएट करने पड़ते हैं, खुदा के लिए करें वह, ताकि ये पूरा पाकिस्तान जो है इसके पास कोई ना कोई स्किल तो हो। ये जो बेहुनर लोग हैं हम सब, तो ये बेहुनर लोग इस मुल्क का क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। लिहाजा आपने इमीडिएटली ये फैसला करना है कि आपने सब लोगों को स्किल्ड बनाना है। ख्वाह वो 40 साल से ही काम क्यों नहीं कर रहा, उसे कहें कि आप डिग्री लो, सर्टिफिकेट लो, ताकि वो कुछ ना कुछ तो उसको आता हो। लिहाजा ट्रेंड करके लोगों को उसके अंदर आप डालें। ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। और थर्ड, हम 75 साल से कन्फ्लिक्ट्स का शिकार हैं। हम इंडिया के साथ लड़ रहे हैं, हम ईरान के साथ लड़ रहे हैं, हम अफ़गानिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, हम पूरी दुनिया के साथ लड़ रहे हैं। तो आज खुले दिल के साथ सरेंडर करते हैं। कतई नहीं सोचे कि हमारी कोई बेइज्जती हो जाएगी। डायलॉग करना, लोगों के साथ समझौता करना, बैठना, ये बेइज्जती वाली बात नहीं होती, अक्लमंदी की बात होती है। चाइना देख लें, चाइना के जितने कॉन्फ्लिक्ट थे उन्होंने 50 साल तक उन सबको बंद करके रखा। तो आप ये क्यों नहीं करते? इंडिया के साथ सेटलमेंट करें, कोई मसला नहीं है, बड़ा दिल करें, और जितनी गालियां खानी एक बार खा लें, लेकिन सेटल करें चीज़ों को। अफ़गानिस्तान के साथ चीज़ें जो खुली पड़ी हैं उन सबको सेटल करें। जो ईरान के साथ हमारी अलमारी उल्टी हुई है, उस अलमारी को सीधा करके उसमें जो फाइलें रखनी है रखें आप। इसी तरह गल्फ़ के साथ जो हमारे मामलात हैं उन सबको ओपन करें। अमेरिका के साथ, वेस्ट के साथ जो हमारे इश्यूज़ हैं, ओपनली उनके साथ डील करें। चाइना के साथ जो हमारा को कन्फ्लिक्ट है या फिर को हमारा डिज़ाइन है, तो उनके साथ उस डिज़ाइन को फाइनल करें। लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इसको ख़त्म करें। और चौथी चीज़ ये, जो पाकिस्तान के अंदर डिवीज़न है, खुदा के लिए इन डिवीजन्स को ख़त्म करें। इनके अंदर हमने जो 1.5 ईंटों की मस्जिदें बनाई हुई, इन मस्जिदों को गिराएं। इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। आप मज़हब के ऊपर प्रॉब्लम है, सेटलमेंट करें। नस्लों का प्रॉब्लम है, सेटलमेंट करें। लसानी प्रॉब्लम है, सेटलमेंट करें, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो ख़त्म हो। जब तक वो ख़त्म नहीं होंगे तब भी सोसाइटी ठीक नहीं हो सकेगी। और फिफ्थ और आखिरी चीज़ ये है कि जब तक कोई सोसाइटी, जब तक कोई मुल्क बिज़नेस फ्रेंडली नहीं बनता या प्रोग्रेस फ्रेंडली नहीं बनता, उस वक्त तक वो तरक्की नहीं कर सकता। तो आप बिजनेसेस को खोलें पूरी दुनिया के लिए कि कोई भी शख्स पाकिस्तान के अंदर पैसा ला के बिजनेस करना चाहे तो उसे इजाज़त दें, और उससे कोई पूछ पड़ताल ना करें। आप उन्हें क्या पैसा लेके आओ, ठीक है, क्या बिजनेस करना चाहते हो करने दो। और पाकिस्तान के अंदर भी अगर कोई शख्स बिजनेस करना चाहता है तो उसे कम से कम 5 साल 6 साल की एमनेस्टी दें कि वो अपने पैसे लगाए, उसके बाद अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करे, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके टैक्स देना शुरू करें, ताकि वो लोग काम तो कर सकें। और जो शख्स काम करे उसे कहें जी ठीक है, आपसे हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन आपने 4 या 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है, आपने नौकरी देनी है उनको। और अगर कोई शख्स 4-5 लोगों को एंगेज कर रहा है, 4-5 चूल्हे चल रहे हैं, या कोई ख़ानदान रोटी खा रहा है, तो उससे आपको खुशी होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप उस बिज़नेस को बंद करके बैठ जाएं। सेम इसी तरह आखिरी जो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो पाकिस्तान के समझदार लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर हैं, उन सब से तजावीज़ लें, उनसे कहें कि इस मुल्क को ठीक कैसे किया जा सकता है। उन तजावीज़ की बुनियाद पर कोई एक रेड बुक बना लें, एक या ब्लू बुक बना लें, और उस बुक के तहत इस मुल्क को चलाना शुरू करें, फिर ही जाके बच सकेगा। नहीं तो आज जो 16 दिसंबर है, यकीन करें कि अगर हमने अगले 16 दिसंबर तक अपने आप को ठीक ना किया तो शायद अगला 16 दिसंबर मगरबी पाकिस्तान के लिए कातिल साबित होगा।